हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई प्रीलिम्स और मेंस के सवालों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई मेंस के सवालों के पीछे कुछ कीवर्ड्स लिखे रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्कस, ये सब टाइप की चीज़ें मेंस के आंसर्स में लिखी होती हैं। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि भाई लेवल्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एंड मैं इस पे एक ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने 2020 के प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस उठा के यही चीज़ें डिस्कस करी थी। आज मैं 2019 के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन उठा के डिस्कस करूँगा ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि भाई हर साल ये डिफरेंस मेंटेन होता है। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस इट विल इम्प्रूव your performance in all the levels of the exam, right? So before we begin, ये मेरे बारे में कुछ basic information है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड आप नीचे comments में या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे कोई नई वीडियोस के बारे में सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ यू मोस्ट वेलकम। एंड लेट्स बिगिन। तो अगेन, व्हाट इज़ दिस? ये लेवल्स ऑफ नॉलेज हैं जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये ब्लूम एक श्रीमान का नाम था जो 1956 में ये टैक्सोनॉमी उन्होंने दी थी। इसका नाम याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। एंड कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज स्किल एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, राइट? तो लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज स्किल क्या है? याद करना, टू जस्ट रिमेंबर। आपने कोई फैक्ट देखा एंड आपने उसे याद कर लिया, राइट? फॉर इंस्टेंस कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्ट कि भाई ये फैक्ट जो हमने देखा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर इज द फादर, व्हाट डज दिस मीन? सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फैक्ट कि भाई बाय बीइंग द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई जो उन्होंने ढांचा बनाया था संविधान का हमारे, वो उन्होंने बनाया था। एंड the next level of knowledge skill, you learn to apply the facts that you have learned. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिमेंबर में हमने फैक्ट देखा, अंडरस्टैंड में हमने वो फैक्ट देखा। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इफ़ डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो मतलब और भी ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? Because constitution was passed by the parliament, so other people also contribute. So this is an application of the fact कि यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि भाई फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर, राइट? एंड यहाँ पे हमने बोला कि भाई उसका अंडरस्टैंडिंग में जब हम गए तो हमने देखा कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होने का मतलब है कि भाई देयर वर अदर्स हु वर कंट्रीब्यूटिंग, राइट? तो उसके बाद आ जाता है द कॉम्प्लेक्स पार्ट, दीज आर द हायर नॉलेज स्किल्स। ये थोड़ी आपकी बेसिक नॉलेज स्किल्स होती हैं। तो हायर नॉलेज स्किल्स में क्या होता है कि वी ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड उन पार्ट्स का फिर आपस में हम इंटरेक्शन देखते हैं। कि फॉर इंस्टेंस जैसे अब ये डॉक्टर अम्बेडकर वाला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि भाई उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो अब हम इसमें आएंगे कि भाई उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड क्यों बनाया गया, राइट? उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड इसलिए बनाया गया क्योंकि जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया थे, दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इंक्लूसिव, राइट? सो फॉर दैट रीजन ही वाज मेड द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये हमने किया एनालिसिस कि हमने पार्ट्स को तोड़ा कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, क्यों थे, कोई और क्यों नहीं था, किस तरीके से था, कैसे करना चाहिए। सो दिस इज वेयर वी कम टू एनालिसिस। एनालिसिस के बाद हम आते हैं at another higher level which is evaluation. evaluation में हम क्या बोलते हैं कि भाई क्या हमने जो डिसीजन लिया वो गुड, बैड, क्या कैसा था, कि वो सही था, वो गलत था। सो फॉर इंस्टेंस अगर इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते चलें तो सवाल है कि बहुत सिंपल सा बन सकता है कि अब तक हमने देखा कि भाई Dr. Ambedkar, father of the constitution, he was head of the drafting committee. There were other members who contributed to the constitution, and Dr. Ambedkar was made the head of the constitution in order to ensure कि we had an inclusive constitution. Evaluation में आ जाएगा, does
द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द राइट्स दैट इट प्रोमिसेस, कि भाई जो संविधान में आपको हक मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं, क्या संविधान उन्हें बचा पाता है। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा इवैल्यूएशन, कि भाई जो चीज़ अब तक हमने करी थी क्या वो सही थी, नहीं थी, कैसे थी। अब तक एनालाइज तक हमने क्या किया था, हमने बस पार्ट्स को तोड़ के देखा था कि हाँ ये इस पार्ट को इसके साथ जोड़ सकते हैं, ये नहीं तो कुछ और हो सकता है। इवैल्यूएशन में हम बोलते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। सही गलत आपके लिए क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। तो इनके बेसिस पे आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हो, किसी गवर्नमेंट स्कीम को इवैल्यूएट करते हो, राइट। एंड लास्ट जो हमारा लेवल आ जाता है ये हो जाता है हमारा पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च जो लोग करते हैं, सो दे क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन, कि भाई अब तक जो भी चीज़ें हमने करी थी उनको आपस में कई सारी चीज़ों को जोड़ के दे क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज। तो अब यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स में आपको ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कि आपको फैक्ट्स याद रखने हैं बहुत सारे, आपको फैक्ट्स का मीनिंग समझना है, एंड आपको फैक्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। मेंस के लिए ऑन दी अदर हैंड ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स तो इसमें अब देखो ये इवैल्यूएट, एनालाइज, ये तो शब्द मतलब सीधे सीधे आपको मेंस के पेपरों में मिल जाएंगे, कि भाई क्वेश्चन दिया गया है उसके एंड पे बस एक शब्द इवैल्यूएट, एंड पे एक शब्द एनालाइज, एंड पे एक शब्द क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। बस क्रिटिसिज्म में आपको गुड बैड नहीं बोला है, क्रिटिसिज्म में आपको बोला है कि भाई इसकी गलतियां बताइए। तो मेंस में आपको ये अपर टियर ऑफ नॉलेज स्किल्स चाहिए होती हैं, एंड प्रीलिम्स में आपको ये बॉटम टियर नॉलेज स्किल्स चाहिए होती हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के, कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस ये 2000 लेट्स से की बात नहीं, ये एक्चुअली 2019 के प्रीलिम्स जो था सिविल सर्विसेज का उसके क्वेश्चंस है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का ले सकते हो। रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये हिस्ट्री का ले सकते हो, राइट। तो दोनों क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। अगर आपने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट का नाम सुना है और आपको याद है लेवल 1 स्किल रिमेंबरिंग, तो ये लेवल 1 स्किल का क्वेश्चन है। लेवल यहाँ पे हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लैंड एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, तो ये आपको लेवल 2 स्किल पे आ गया, कि आपको फैक्ट तो पता ही होना चाहिए बट उसका एम क्या था, मीनिंग क्या था, वो भी पता होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल बन गया हिस्ट्री में। और देखते हैं तो ये बन गया हमारा एंशिएंट एंड मिडीवल का सवाल, एंड ये अटल इनोवेशन, इसको बोल देते हैं करंट अफेयर्स, राइट। तो इसमें देखें महायाना बुद्धिज्म के फीचर्स क्या थे। तो भाई अगर आपको पता है फीचर्स, इफ़ यू रिमेंबर देम, इफ़ यू हैव द लेवल 1 स्किल, यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सिमिलरली अटल इनोवेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये भी लेवल 1 आपको अगर याद है तो आपको याद है, फट्टे नहीं मार सकते यहाँ पे, राइट। ज्योग्राफी का सवाल देखें तो अभी हमने देख लिया कि भाई करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब चीज़ में। एंड अगर पॉलिटी के भी आप सवाल देखें तो पॉलिटी के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर लेवल 2 और लेवल 3, कि आइदर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। सो जियोग्राफी का भी ये सिंपल सा सवाल है कि ऑन द 21st of June द सन, तो ये भी एक लेवल 3 क्वेश्चन है, विच मीन्स एप्लीकेशन। क्योंकि फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टिस। अगर आपको ये पता है तो भाई उस चीज़ को आपको अप्लाई करना है, अप्लाई लेवल 3 स्किल है। तो प्रीलिम्स में जनरली लेवल 1, 2 या 3 के सवाल आते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ मेंस के सवाल, कि भाई मेंस के सवाल में किस तरीके से हायर नॉलेज स्किल्स का इस्तेमाल होता है। सो लेवल 4 जो स्किल थी एनालिसिस, तो एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस में यू ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इन 2 पार्ट्स एंड देन यू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पार्ट्स। तो हमेशा आप देखना कि मेंस के क्वेश्चंस एटलीस्ट लेवल 4 से शुरू होते हैं, कभी कभार लेवल 3 पे हो जाते हैं बट मोस्टली लेवल 4 से शुरू होते हैं।
सो फॉर इंस्टेंस पहला क्वेश्चन देखें, सो दिस इज फ्रॉम GS1 2019. सो हाईलाइट सेंट्रल एशियन, ग्रेको बैक्ट्रियन, गांधारा आर्ट. तो आपको तीन चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है कि भाई सेंट्रल एशियन ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स क्या थे, गांधारा आर्ट में वो किस तरीके से प्रेजेंट या एब्सेंट थे. सो दिस इज एन एनालिसिस लेवल 4, जहाँ पे आप चीज़ों को तोड़ के उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में उनको कंपेयर कर रहे हो. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of the British rule. Elucidate. तो elucidate जो word है, it can also be taken as discuss, explain, right? तो ये लेवल 5 पे नहीं गया है अभी, क्योंकि लेवल 5 में आपसे गुड या बैड पूछा जाता. तो ये अभी भी लेवल 4 पे है. लेवल 4 पे क्यों है? क्योंकि हमें कई सारी चीज़ों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है कि भाई 1857 अपराइजिंग विद बिग स्मॉल लोकल रिबेलियंस. तो आपको ये तीन चीज़ें पता होना चाहिए कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, उसमें क्या ट्रेंड्स थे, जो बिग रिवोल्ट्स थे वो कौन कौन से थे, उनमें क्या ट्रेंड्स थे, स्मॉल रिवोल्ट्स थे उनमें क्या क्या ट्रेंड्स थे, एंड हाउ डिड दे अकर इन द 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल. तो यू हैव मल्टीपल पार्ट्स विच यू नीड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, जो कि हमारा लेवल 4 स्किल है, एनालिसिस, राइट. तो बाकी भी आप सारे सवालों को यहाँ पे देखोगे तो इसी तरीके से. फॉर इंस्टेंस अगला सवाल देखिए, एग्जामिन. एग्जामिन इज अगेन लेवल 4. 19th century इंडियन रेनेसां एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. तो ये दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना है कि भाई कैसे 1 से 2 पे कैसे इंडियन रेनेसां से नेशनल आइडेंटिटी की इमर्जेंस लिंक्ड है. तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडियन रेनेसां के एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, उनको फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि नेशनल आइडेंटिटी भी इन्हीं पार्ट्स से बनी. सो अगेन दिस इज अ लेवल 4 स्किल. सिमिलरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जाम्पल्स. तो ये थोड़ा लेवल 3/4 का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि लेवल 3 का क्या है कि भाई इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उसको फिर आपको कंपेयर करना है कि भाई कोरल सिस्टम पे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो आपको पता होना चाहिए एंड कंपेयर करना आपको यहाँ पे आना चाहिए. लेवल 3 मैंने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा मांगे गए हैं. एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज एप्लीकेशन जैसे कि हमने देखा था वॉज लेवल 3. तो ये GS1 के सवाल थे. GS2 के सवालों पे आते हैं. अगेन दिस इज GS2 फ्रॉम 2019. सो एक्सप्लेन, सबसे पहले तो यहीं देख लो. एक्सप्लेन को मैंने क्या बताया था कि केवल लेवल 4 पे आ जाता है आपका. अगला क्वेश्चन भी देखो तो ये भी एक्सप्लेन. उसके अलावा अब तीसरा क्वेश्चन पे सीधा हम आते हैं. तो what are the methods used by the farmers organizations to influence the policy makers in India and how effective are these methods. तो दो पार्ट्स हो गए यहाँ पे. एक तो पहले आपको बताना है कि मेथड्स क्या हैं, राइट, और दूसरा आपको बताना है कि ये मेथड्स कितने इफेक्टिव हैं. तो ये लेवल 3 या 4 का क्वेश्चन हो गया क्योंकि आपको एप्लीकेशन दिखानी है कि भाई मतलब एग्जाम्पल्स लेने हैं कि व्हाट आर द मेथड्स. कि व्हाट आर द मेथड्स आपको एप्लीकेशन बताता है कि भैया क्या किस तरीके से फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट या अपनी बात सामने रखते हैं, एंड उनको फिर आपको दिखाना है कि इनका इफेक्टिवनेस क्या है. तो इफेक्टिवनेस का जब सवाल आ जाता है तो ये लेवल 3-4 नहीं, ये लेवल 3 and 5 का क्वेश्चन बन जाता है. क्योंकि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, इज इट गुड और बैड, राइट. लेवल 3 का क्यों है, हमें चाहिए मेथड के एग्जाम्पल्स, और लेवल 5 क्यों है, हमें बताना है कि भाई इज इट गुड और बैड, राइट. सो ये लेवल 3-5 क्वेश्चन हो गया. अगले पे आए तो फिर से एक्सप्लेन. तो एक्सप्लेन जैसे कि हम बात कर चुके हैं, एक्सप्लेन इज लेवल 4. एक्सप्लेन क्यों लेवल 4 है, क्योंकि आपको मल्टीपल पार्ट्स दिए गए हैं जिनको आपको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में उनको कंपेयर करना है, राइट. सो इसी तरीके से अगर GS3 के क्वेश्चंस देखें, दिस इज अगेन GS3 फ्रॉम 2019. तो enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the GST. Also comment on the revenue implications. अगर implication जहाँ भी पूछा जाता है तो implication is always level 4.
इम्प्लीकेशन लेवल 4 क्यों है? क्योंकि आपसे बस ये पूछा गया है कि क्या हो सकता है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि क्या ये सही है या गलत है। सही गलत जैसे कि हम बात कर चुके हैं वॉज लेवल 5 विच इज़ इवेल्युएट। तो लेवल 4 पे आपका आ जाएगा इम्प्लीकेशन एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स योर इम्प्लीकेशन। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि मेंस में लेवल 3 से नीचे कोई सवाल जा ही नहीं रहा है एंड प्रीलिम्स में लेवल 3 से ऊपर कोई सवाल नहीं गया था, राइट। सो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं कि अब जैसे यहाँ पे तो एक पूछ लिया, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट, डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन अ गुड शेप। तो आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। तो आपको एनालाइज करना है एंड आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। तो ये 3-4 लेवल का क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल्स जब भी होता है सो इट्स एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि भाई जब तक आप इस चीज़ को, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता अगर कि आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो तो भाई ऊपर वाले लेवल पे खेलोगे ही कैसे? when you don't even know कि which level you stand at, how will you improve? So you need to ensure कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी के बारे में ये सोचो भी कि भाई सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी समझना है कि भाई फैक्ट का मतलब क्या था, फैक्ट को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, फैक्ट के पार्ट्स क्या हैं और उन पार्ट्स का अच्छाई या बुराई क्या है। क्रिएट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यूपीएससी एंड अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप नई नॉलेज क्रिएट करते हो पेपर में तो आपको आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई इस लेवल पे आप जाएं। बट इन 3 लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इन 3 लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ Bloom's taxonomy and these are the levels of knowledge। अगर आप ये चीज़ समझ पाते हो so it will help you improve your own understanding of किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, your own understanding of कि भाई किस तरीके से आपको सवालों को attempt करना है, right। and एक अगर आप लोग कुछ यहाँ तक बचे हैं so I will have an important announcement for tomorrow कि कल की जो क्लास होगी उसमें I'll make a important announcement about जो सोशियोलॉजी की वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। I will be making that सोशियोलॉजी की वीडियो and I will also have an important announcement to make, so please stay tuned and best of luck for your preparation।